सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी मेरे प्रिय भाई एवं बहनों को मैं हृदय से अभिवादन दर्ज करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में वर्णमाला के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वर्णमाला में हम लोगों ने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है, वो निम्नलिखित आधार पे होता है। जैसा कि स्वरों के वर्गीकरण में मैंने सबसे पहले आप लोगों को मुख में जीवा की स्थिति के आधार पे मुख में जीवा की स्थिति के आधार पे मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण बताया। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर किसे कहते हैं? इन सभी की मैंने परिभाषा दी थी, इन सभी के मैंने उदाहरण दिए थे और मैंने आपसे कहा था इसमें किसी प्रकार की आप लोगों को कोई समस्या होती है, कृपया करके उसे आप बताइएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। अब उसी कक्षा को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कई आधारों पे किया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ओष्ठों के आधार पर। हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण जीवा के आधार पे देख ही लिया है। अब हम लोग स्वरों का जो वर्गीकरण है वो ओष्ठों के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे देखेंगे। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वर्तुल, वर्तुल और प्रसरित। वर्तुल, वर्तुल और प्रसरित। आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। वर्तुल और प्रसरित, वर्तुल और प्रसरित देखिएगा। ये क्या है आपका? ओष्ठों की मुखाकृति के आधार पे। ये क्या है? ओष्ठों की मुखाकृति के आधार पे पहला क्या है आपका? वर्तुल। वर्तुल। दूसरा क्या है? प्रसरित। वर्तुल का मतलब होता है गोलाकार। वर्तुल का मतलब होता है गोलाकार, यानी जिसके उच्चारण में आपका जो ओंठ है वो गोल हो जाए, वर्तुल हो जाए, वृत्ताकार हो जाए, उसे क्या कहेंगे आप? वर्तुल। इतना आप रेंडमली समझते चलिए। प्रसरित क्या है? प्रसरित का मतलब होता है आवृत्तमुखी। प्रसरित का मतलब होता है आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी यानी प्रसरित का मतलब ही होता है प्रसारण यानी फैलाव। अब वर्ण के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में आपका जो ओंठ है वो फैल जाए, वो क्या हो जाए? आपका ओंठ जो है वो फैल जाए, उसे क्या कहेंगे आप? उसे आप कहेंगे प्रसरित। उसे आप क्या कहेंगे? प्रसरित। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, बोलिए आ, आ, इ, ई, ए, रि। जब आप इन सब का उच्चारण करेंगे आ, इ, ई, देखिए जब आप बोलेंगे तो आपका जो ओंठ है वो फैल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रसरित यानी आवृतमुखी। अब हम एक एक करके इसको देखते हुए चलते हैं। मैंने आपको ओरली बता दिया, अब इसकी परिभाषा दिया है, उदाहरण दिया है, एक एक करके देखते हैं। ठीक। वर्तुल का मतलब क्या होता है? गोलाकार। देखिए वर्तुल की परिभाषा यहाँ पे लिख रखा है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ जो है गोल हो जाते हैं। ओष्ठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, वर्तुल स्वर कहलाते हैं। ये निम्नलिखित उ, ऊ, उ, ऊ, ओ, औ और आ, ये क्या है आपके? ये क्या है आपके? वर्तुल स्वर है। कैसे स्वर है आपके? ये वर्तुल स्वर है। अब प्रसरित। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते, अपितु फैल जाते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं। अ, आ, इ, ई, रि। देखिए, देखिए, अगर आप इन वर्णों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, इनके उच्चारण के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से उच्चरित करना पड़ेगा और अपनी क्या बोलते हैं अंगों पे, जो आपके मुख है उस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा आपको वर्तुल। वर्तुल में क्या होता है? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो आपके अधर हैं, जो आपके ओष्ठ हैं वो गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। हटाना नहीं है किसी चीज को, आप उन वर्णों का उच्चारण करेंगे, परिभाषा ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। उन्हें वर्तुल स्वर कहते हैं। जैसे बोलिए उ, ऊ, देखिए ऊँट कैसे गेंद के आकार का हो जा रहा है। उ, ऊ, ओ, औ, आ, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? वर्तुल। अप्रस्तुत का मतलब वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते, अभी तो फैल जाते हैं, यानी उनका प्रसारण हो जाता है, उन्हें आवृत्त मुखी स्वर कहते हैं। ये निम्नलिखित आपके हैं। देखिए आ, ई, ए, री, ए, देखिए आपका जो ओठ है वो फैल जा रहा है, ना कि गोल हो रहा है। ये किसके आधार पे हो गया? ओष्ठ के आधार पे हो गया। किसके आधार पे हो गया? ओष्ठ मुखाकृति के आधार पे हो गया। ओष्ठ के आधार पे, आप इसे मुखाकृति के आधार पे भी कह सकते हैं। ये आपका
क्लियर? इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। अब तीसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर है, हाँ, हम लोगों ने देखा क्या बोलते हैं जीवा के आधार पे। अग्रस्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं, ये सब स्वरों का वर्गीकरण है। अब दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि मुखाकृति के आधार पे, ओष्ठों के आधार पे, ठीक, कैसे कैसे होते हैं, हमने चेक कर लिया इसको, ठीक। वर्तुल होता है, दूसरा प्रकृत होता है, मैंने इसके उदाहरण भी आपको बता दिए, ठीक। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब हम तीसरे नंबर पे देखेंगे मुख के खुलने के आधार पे, यानी जब उच्चारण करेंगे तो आपका मुख खुलता कैसे है। मुख के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने तरीके से होता होता है, 4 तरीके से। संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर। संवृत्त, जिनका उच्चारण करते समय मुख ना के बराबर खुलता है, अर्थात लगभग बंद ही रहता है, उसको संवृत्त स्वर कहते हैं। बोलिए इ ई उ ऊ, इसमें आपका मुख जो है वो खुल ही नहीं रहा है। देखिए जो ई है वो प्रसरित है, उ क्या है, उ, उ, ई ई और री, ये आपके प्रसरित स्वर है, प्रसरित स्वर। उ क्या है आपका, वर्तुल स्वर है। आप ऐसे नोट करते हुए चलिए, जो मैंने पीछे पढ़ाया है और संवृत्त में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कोरिलेट करते हुए चलिए। अब देखिए जब ई का आप उच्चारण करेंगे, जब आप ई का उच्चारण करेंगे, उ का उच्चारण करेंगे, री का उच्चारण करेंगे, इसमें आपका जो मुख है वो ना के बराबर, यानी मुख पूरा नहीं खुलता है, ना के बराबर खुलता है, यानी नगण्य मान के चलिए, मतलब बहुत कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद ही कहो तो ज्यादा ठीक। ठीक, वही कहते हैं स्तनवृत्त, जिनका उच्चारण करते समय मुख ना के बराबर खुलता है, ना के बराबर खुलता है, अर्थात लगभग बंद ही रहता है, उसे संवृत्त स्वर कहते हैं। अब देखिए विवृत स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख, जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाता है, मुख जो है आपका वो पूरा का पूरा खुल जाता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। वो विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर केवल एक है, आ, बड़ा आ, वो क्या है, जब आप बड़ा आ का उच्चारण करेंगे, जब आप बड़ा आ का उच्चारण करेंगे, उसमें आपका मुख जो है पूरा का पूरा आ पूरा खुल जाता है, वो क्या है आपका विवृत स्वर है। संवृत्त ना के बराबर, विवृत पूरा खुल जाएगा। अर्ध संवृत्त यानी आधे से थोड़ा, ठीक, आधे से थोड़ा, क्योंकि संवृत्त जान है वो ना खुलता है। अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त मुख आधे से भी कम खुलता है, जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से कम खुले, जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से कम खुलता है, उसे आप क्या कह सकते हैं, अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। बोलिए ए, बोलिए ए, ओ, ए, ओ, इसमें मुख आधा खुल रहा है, ठीक। जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से कम खुले, उसे आप कहेंगे अर्ध संवृत्त स्वर, उसे आप क्या कहेंगे, अर्ध संवृत्त स्वर। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या आ गया आपका, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से ज्यादा खुलता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से ज्यादा खुलता है, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। ये निम्नलिखित है, अ, अ, ए, औ, आ, जिनका उच्चारण करते हैं मुख आधे से ज्यादा खुलता है। बोलिए आ बोलिए, अ, ए, ए, मैंने ए नहीं कहा, ए, इसमें और इसमें अंतर है, ये आधे से कम खुल रहा है, ये आधे से कम खुल रहा है, ये आधे से ज्यादा खुल रहा है। बोलिए आ, ए, आओ, आ, ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, अर्ध विभ्रित स्वर। जब तक आप इन सब जो यहाँ पे दिए हुए हैं वर्ण, इनका उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका समझ में आएगा ही नहीं अच्छे से। अब हम आगे चलें। अब देखिए हम लोग चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, चौथे नंबर पे उच्चारण स्थान के आधार पे। हम लोगों ने क्या बोलते हैं, मुख के खुलने के आधार पे देख ही लिया था। अब हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं। कंठ स्वर, कंठ स्वर, कंठ, यानी जो आपकी, जब आप जो आपके वर्ण यहाँ पे दे रखे हैं, इ, ई, री, उ, ए, उ, औ, ठीक, जो ये आपको दे रखे हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, वही यहाँ पूछा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पे जो आपका आ है, ये आपका कंठ स्वर है। अ, अ, आ। अब आप आ को जब उच्चारण करेंगे,
ये आपका सीधा कंठ से निकल रहा है, वो एक तालव्य स्वर है। ई, 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 ये आपका तालव्य स्वर है। मूर्धन्य स्वर री, मूर्धन्य स्वर क्या है? री, री आपका क्या है? मूर्धा है। ओष्ठ स्वर किसे कहते हैं? उ, ऊ, उ, ऊ। जब आप उ, ऊ का उच्चारण करेंगे, आपका ओठ जो है वो वर्तुल हो जाएगा। उ, ऊ। जब ये गोल हो जा रहा है, इसलिए कह दिया गया कि आपका ओष्ठ स्वर है, रटना नहीं है किसी चीज को। अब कंठ तालव्य स्वर किसे कहते हैं? कंठ तालव्य स्वर किसे कहते हैं? देखिए, ए, 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 ए। देखिए, जब आप इसका उच्चारण करेंगे ए, ए का, तो ये आपका गले और क्या बोलते हैं तालु के संयोग से निकल रहा है बाहर, इसलिए इसको कंठ तालव्य। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा। जब आप इसका उच्चारण करेंगे बार बार और उसको रिलेट करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। कंठ ओष्ठ स्वर किसे कहते हैं? यानी जो कंठ, गला और ओठ के संयोग। देखो, ओ, ओ। देखिए, जब आप ओ, ओ, देखिए, ओ, औ, ओ, औ, ओ, औ। जब आप ओ, औ बोलते हैं, जब आप ओ, औ बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब आप ओ, औ बोलते हैं, ओ, औ, तो आपका गले यानी कंठ, यानी देखिए कंठ से और ओठ, ओठ देखिए, आप कंठ से आवाज आ रही है, ओठ जो हो रहा है आपका ओ, औ, ओ, औ, ओ, औ, अब बोल हो जा रहा है, वर्तुल हो जा रहा है। तो आप इसको कंठ, कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। यानी कंठ और ओष्ठ के संयोग से जो स्वर निकलता है, जो आवाजें निकलती है, जो ध्वनियां निकलती है, वही आप क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। अब बताइए, बताइए उच्चारण स्थान के आधार पे कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में ना आया हो। री आपका मूर्धन्य है, री आपका मूर्धन्य है। इसमें बताइए किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हुई है तो मुझे बताइए आप। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है उच्चारण में लगने वाला समय काल मात्रा क्या है। उच्चारण में लगने वाला समय काल मान मात्रा के आधार। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये उच्चारण, ये आपका जो दे रखा है यहाँ पे, ये आपका उच्चारण में लगने वाले, जब यानी जब आप इनका उच्चारण उच्चारण करेंगे, बोलेंगे अपने मुंह से, तो कितना समय लगता है, कहने का तात्पर्य यह है। तो ये दो प्रकार में भाग डिवाइड कर दिया। एक हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा के आधार पर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, अब फ्लुट स्वर है, उसको मैं साइड रखता हूँ अभी। ठीक, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एकमात्र, अल्प या एकमात्र का समय लगता है, वो आपके क्या है? हर्ष स्वर है। वो आपके क्या है? हर्ष स्वर है। और दीर्घ स्वर आप किसे कह देंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में दुगुना या दो मात्राओं का समय लगता है, वो आपका दीर्घ स्वर है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको समझने में आई हो तो मुझे बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैंने कहा वे स्वर जिनके उच्च, हिंदी में कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आ, ई, उ, क्या है? तो ये स्वर ही तो है। ये किस स्वर है ना? आ, ई, उ स्वर है। ठीक, आ, ई, उ, ए, ओ सब स्वर ही तो है। ठीक, अब देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता, अल्प या एक मात्रा का समय लगता है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहेंगे, ये आपका हर्ष स्वर है। अब बोलिए कैसे? अब आप बोलिए कैसे? दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना मात्राओं का समय लगता है, वो आपके दीर्घ स्वर। तो बोलिए आ, बोलिए आ, ई, उ, ऋ, आ, ई, उ, ऋ। ये आपका जो अ, ई, उ, री, ये जितने आपको स्वर यहाँ पे दिख रहे हैं, अ, ई, उ, री, ये जो आपको स्वर दिख रहे हैं, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप क्या बोलते हैं? इनके उच्चारण में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अब जब आप उच्चारण करेंगे आ,